आज मैं आपको दो मूवीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम पहली मूवी आज स्टार्ट करते हैं। तो मूवी में हमें पास्ट दिखाया जाता है जब किसी बीच पर एक बच्ची होती है और उसका नाम एडिलेड होता है। वहाँ बीच पर एक रूम भी होता है जिसके बाहर लिखा होता है कि फाइंड योरसेल्फ, यानी खुद को ढूंढे। एडिलेड भी उसके अंदर चली जाती है और वहाँ जाकर उसे ऐसे फील होता है जैसे उसके साथ कोई शेडो है जो कि बिल्कुल उसी जैसा है। उसे फील होता है कि शायद चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं और मुझे अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एडिलेड जितनी एक बच्ची थी और उसकी शक्ल भी सेम एडिलेड जैसी थी। एडिलेड को जब ये रियलाइज होता है तो वो काफी डर जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर इस बात को गुजरे हुए काफी साल हो जाते हैं। एडिलेड अब मैरिड थी, उसके दो बच्चे भी थे, लेकिन उसके जहन में अभी तक ये बात थी। वो ये बात अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है कि उस दिन उसने इस बीच पर क्या देखा, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं वहाँ पर कभी नहीं जाने वाली। तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे, मैं भी उस जगह को देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम आज तक क्यों नहीं भूली। अब वो चारों अपनी गाड़ी पर उस बीच तक जाते हैं, यानी एडिलेड, उसका हस्बैंड और उसके दोनों बच्चे। जब ये लोग बीच पर पहुँचते हैं तो बहुत अजीब सीन देखते हैं कि वहाँ पर किसी बूढ़े आदमी को किसी ने मार दिया होता है। अब एडिलेड बिजी होती है तो उसका बेटा उस तरफ चला जाता है जहाँ पर वही रूम था और एडिलेड अपने बचपन में गई थी। एडिलेड का बेटा उस जगह जाने ही लगता है कि तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी की बैक हो रही थी, यानी उसका मुंह दूसरी तरफ था। एडिलेड का बेटा जब उसे देखता है तो वो हाथ फैलाकर खड़ा होता है और उसके हाथों से खून भी बह रहा होता है। जब उस आदमी की शक्ल हमें दिखाई जाती है तो सरप्राइजिंगली इस आदमी की शक्ल सेम उसी आदमी जैसी होती है जो कि बीच पर मारा गया और उसे एम्बुलेंस में कहीं भेज दिया गया था। ये देखकर एडिलेड का बेटा काफी डर जाता है और डरकर भागने लगता है। वो भागकर अपनी मॉम एडिलेड के पास आता है। उसकी मॉम उसे पूछती रहती है कि क्या हुआ, कुछ बोलो तो, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। इस तरह से उस आदमी का पता किसी को भी नहीं चलता। फिर वो सब लोग उधर बीच में लिए गए घर पर आ जाते हैं जो कि बीच के पास होता है। अब एडिलेड अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। मैंने बचपन में बिल्कुल अपनी ट्विन को देखा था, इवन हमारे कपड़े और स्टाइल भी सेम था, और बिलीव मी, मुझे अभी भी यही लगता है कि वो मेरे पीछे है। तो एडिलेड का हस्बैंड उससे कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और वो इस तरह से तुम्हारा पीछा क्यों करेगी। तभी उनको फील होता है कि उनके घर के बाहर कोई है। जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो रोड पर उन्हें 4 शैडोज दिखाई देते हैं। एक बड़ा शैडो, एक नॉर्मल साइज का और 2 छोटे शैडोज थे। उन लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। अब एडिलेड का हस्बैंड उनसे कहता है कि जाओ यहाँ से, हमारे घर की तरफ क्यों देख रहे हो, लेकिन वो चारों वहीं पर स्टिल खड़े रहते हैं। एडिलेड परेशान होकर पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं आ पाती और जल्द ही ये चारों लोग इनके घर के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम इनके फेसेस को पहली बार देख पाते हैं जो कि शॉकिंगली बिल्कुल सेम टू सेम इनकी फैमिली जैसे थे। ऐसे लग रहा था जैसे इन्हीं के क्लोन्स हों। एडिलेड, उसका हस्बैंड और उसके दोनों बच्चे। अब एडिलेड एक जगह पर बैठ जाती है और उसकी क्लोन भी। अब क्लोन फैमिली में से सिर्फ एडिलेड बात कर सकती थी और बाकी लोग बात नहीं कर सकते थे। अब एडिलेड की क्लोन कहती है कि तुम सोच रही होगी मैं यहाँ पर क्यों आई। वो काफी दुखी लग रही होती है और रो भी रही होती है। वो कहती है कि क्या तुम जानती हो हम दोनों की लाइफ्स जुड़ी हुई हैं। तुमने आज तक जो जो कुछ किया वो मेरे साथ भी हुआ, यानी जो तुम करती हो मुझे भी यहीं पर वही करना पड़ता है। इवन जब तुमने इस आदमी से शादी की तो मुझे भी अपनी दुनिया में सेम शक्ल वाले आदमी से शादी करनी पड़ी, हालांकि वो मुझे पसंद नहीं था, और तुमने जो जो काम किए मुझे वो भी करने पड़े। ये सुनकर एडिलेड काफी हैरान होती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही बच्ची है, वही ट्विन जो उसे उस दिन उस रूम में मिली थी। एडिलेड उससे कहती है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। तो आगे से वो क्लोन कहती है ताकि हम तुम्हें मार सकें, क्योंकि ये सब मुझसे और नहीं होता कि जो तुम करो वही हमें करना पड़े। हमारी अलग लाइफ है, हम अपनी पसंद से चीजें करना चाहते हैं। जैसे ही हम तुम लोगों को मार देंगे हम इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी सकेंगे, जो हमारा दिल करेगा वो हम कर सकेंगे। और फिर देखते ही देखते वो सारे क्लोन्स अपने ट्विंस को अलग-अलग अपने साथ ले जाते हैं ताकि उन्हें मार सकें। अब जैसे ही वो क्लोन अपने हम शक्ल यानी एडिलेड के हस्बैंड को अपने साथ लेकर जाता है तो एडिलेड का हस्बैंड उस पर अटैक करके उसे मार डालता है और साथ ही साथ एडिलेड के दोनों बच्चे भी वहाँ से भाग जाते हैं। एडिलेड भी खुद को छुड़वा लेती है और अब वो चारों मिलकर एक बोट की तरफ जाते हैं और उसमें बैठकर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। इन लोगों को अपनी गाड़ी की तरफ जाना था जो कि उसी बीच पर पार्क की गई थी। अब वहाँ पर न्यूज चल
चल रही होती है कि पूरे शहर में इस तरह के कई क्लोन्स फिर रहे हैं जो कि अपने हम शक्ल को मारना चाहते हैं और वैसा कर भी रहे हैं। वहाँ जाकर इनको पता चलता है कि इनकी गाड़ी को भी आग लगा दी गई है ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना सकें। और तभी इनके सामने वो बच्चा आता है जो कि एडिलेड के बेटे का हम शक्ल होता है, लेकिन उसका फेस कवर्ड होता है। हो सकता है कि उसका फेस खराब हो चुका हो। वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि इनको मार सके। तभी एडिलेड के बेटे को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि जो हम करते हैं वही हमारे क्लोन्स करते हैं, तो क्यों ना मैं पीछे की तरफ चलना शुरू कर दूं और ये भी ऐसे ही करेगा। वो नीचे उतरता है और पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो वो क्लोन बच्चा भी पीछे की तरफ चलता है, लेकिन पीछे आग लगी होती है जिसमें वो जलकर मर जाता है। तभी गुस्से में वहाँ पर एडिलेड की क्लोन आती है और वो एडिलेड के असली बेटे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है उसी रूम में जहाँ पर मिरर्स होते हैं। अब एडिलेड भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी जिंदगी में दूसरी बार उसके अंदर जाती है क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना था। उसके हाथ में एक रोड होता है। जैसे वो अंदर जाती है तो उसे एक्सीलरेटर नजर आता है, यानी मूविंग स्टीयर्स। वो उसे नीचे जाने लगती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे कई ज्यादा रैबिट्स नजर आते हैं। वो आगे बढ़ने लगती है ताकि अपनी क्लोन को और अपने बेटे को ढूंढ सके। वो आगे जाती है तो कोई क्लासरूम जैसी चीज होती है जिसमें उसकी क्लोन खड़ी होती है। एडिलेड डरते डरते आगे बढ़ती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम हो कौन? तो उसकी क्लोन उसे बताती है कि मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूँ जो कि गवर्नमेंट ने किया। तुम इंसानों को पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट बेसमेंट में क्या क्या करती रही। उसने सब इंसानों के क्लोन बनाए जो कि तुम लोगों जैसी ही हरकतें करते थे, लेकिन जब हम बन गए तो उनको ये फील हुआ कि उन्होंने हमारी सोल तो बनाई ही नहीं और हम वैसे ही करेंगे जैसे तुम लोग करते हो। हम तुम लोगों पे डिपेंडेंट हो गए, हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं थी। जल्द ही इन एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया गया, लेकिन हम जो क्लोन्स बन चुके थे उनकी जिंदगी तो खराब हो गई ना। हम क्लोन्स तो बात भी नहीं कर सकते। ये एबिलिटी सिर्फ मेरे पास है क्योंकि मैं इनकी लीडर हूँ और मैंने ही सबको आइडिया दिया था कि हम अपने क्लोन्स को मार देते हैं, यानी ऊपर की दुनिया के इंसानों को, ताकि हम अपनी मर्जी से जी सके। एडिलेड की क्लोन उसे कहती है कि हाँ, तुम ये भी हैरान हो रही होगी कि यहाँ पर खरगोश क्यों है, इसके अलावा और कोई एनिमल क्यों नहीं है। तो सुन लो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे रैबिट्स पर, तो उनके इन लोगों ने ढेर सारे क्लोन्स बना लिए, लेकिन जब इंसानों की बारी आई तो इनसे ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब हम नीचे रहकर सिर्फ खरगोश को ही खा सकते हैं, तुम लोगों जैसी लाइफ थोड़ी है हमारी। अब यहाँ पर एडिलेड की क्लोन उसे मारना चाहती थी और यही अब एडिलेड भी चाहती थी कि वो अपनी क्लोन को मार डाले क्योंकि उसके पास उसका बेटा भी था जिसे उसे बचाना था। एडिलेड की क्लोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो उस पर काफी बुरा अटैक करती है, लेकिन एडिलेड भी उससे लड़ाई करके आखिर में उसे मार ही डालती है क्योंकि उसे अपने बेटे को पाना था और एक माँ कुछ भी कर सकती है। फिर एडिलेड अपने बेटे को ढूंढने लगती है जो कि एक लॉकर में छुपा होता है, उसे बाहर निकालती है और वहाँ से निकलने लगती है। और फिर उसके बाद एडिलेड अपने बेटे और फैमिली को लेके वहाँ से चली जाती है एक एम्बुलेंस में। और यहाँ से फिर स्टोरी हमें पास्ट की तरफ दोबारा दिखाई जाती है जब एडिलेड उस रूम में गई थी जहाँ पर मिरर्स थे और उसने अपना हम शक्ल देखा, यानी वही क्लोन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। एडिलेड की उस रूम में जाते ही उसकी क्लोन ने उसे बेहोश कर दिया था और उसे अपने साथ बेसमेंट में ले गई थी। वहाँ पर ले जाते ही उसने उसे बांध दिया था, फिर उसने उसके कपड़े पहन लिए और खुद इसके बाद एडिलेड की क्लोन बाहर की दुनिया में आ गई और एडिलेड बेचारी नीचे ही रही बाकी सब क्लोन्स के साथ। और अब बात समझ में आई कि वो ही क्लोन्स में से क्यों बोल पा रही थी, क्योंकि वो असली एडिलेड थी और उसकी क्लोन बाहर आ चुकी थी जो कि बाहर आने पर बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वहाँ रह के टाइम के साथ उसने बोलना सीख लिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम एम्बुलेंस में उसी क्लोन को देखते हैं जिसने ये सारी गेम खेली। उसके साथ उसका बेटा भी बैठा होता है जो कि रियल एडिलेड का बेटा था। वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है कि जैसे उसे पता चल गया हो कि ये मेरी मॉम नहीं बल्कि ये वही क्लोन है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और वो क्लोन भी काफी इविल स्माइल पास करती है, लेकिन वो भी उससे कुछ नहीं कहती। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द डेड साइलेंस। तो इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें मेल का नाम जैमी होता है और एक उसकी वाइफ होती है। वो लोग एक दिन घर में बैठे होते हैं कि उन्हें एक पार्सल रिसीव होता है, काफी बड़ा पार्सल। वो जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक डॉल होती है, बिल्कुल एक पपेट की तरह की। उसका नाम बिली होता है और इस कपल को ये पपेट किसने भेजा कुछ नहीं पता चल पाता। अब वो लोग पपेट को बाहर निकाल कर रख देते हैं, लेकिन रात होते ही उस कपल में से फीमेल की डेथ हो
जाती है, यानी जैमी के वाइफ की, जो कि जैमी के लिए बहुत पेनफुल होता है। जब वहाँ पे पुलिस आती है तो वो देखती है कि जैमी की वाइफ की जुबान कटी हुई है। पुलिस ऑफिसर जैमी से कहने लगता है कि तुमने अपनी वाइफ को मारा है ना। जैमी एक तो पहले ही सेट होता है और पुलिस ऑफिसर की बात सुन के उसे काफी बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं क्यों मारूंगा उसे। फिर वो वहाँ से अपने घर आ जाता है और उस बॉक्स को चेक करने लगता है जिसके अंदर वो उसे पपेट मिला था। जब वो उस बॉक्स को अच्छे से देखता है तो उसे कुछ लिखा हुआ मिलता है। उस पपेट के नाम के साथ किसी और का भी नाम लिखा होता है, जो कि था मैरी शो। और मैरी एक बहुत बड़ी पपेट वॉकलिस्ट थी, यानी वो पपेट की आवाजें निकाला करती थी और सबको यही लगता था कि पपेट बोल रहा है। और नीचे उसी टाउन का नाम था जिसमें जैमी रहा करता था, जहाँ पर उसकी फैमिली थी। तो जैमी कहता है कि मैं वहाँ जाकर इस सारे केस को सोल्व करूंगा कि आखिर ये पपेट भेजा किसने। अब जैमी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके डैड रहा करते थे। वो देखता है कि उसके डैड ने सेकंड मैरिज कर ली है और उनकी वाइफ एक यंग औरत होती है। अब जैमी हर चीज इग्नोर करते हुए अपने फादर से पूछता है कि क्या आप किसी औरत मैरी शो को जानते हैं जिसका पपेट से कोई कनेक्शन हो। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई औरत नहीं रहती। तो जैमी कहता है ठीक है डैड, मैं चलता हूँ। और इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जो कि कॉफिन्स बनाया करता था। जैमी को अपनी वाइफ के लिए कॉफिन चाहिए होता है तो वो उससे बात करने लगता है। अब बातों ही बातों में वो बूढ़ा आदमी जैमी को बताता है कि मेरी एक बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो बेचारी पागल हो चुकी है। उसे पता नहीं चलता कि कब वो क्या बात कर रही है और क्या हरकत कर रही है। फिर जैमी वहाँ से चला जाता है। वो एक होटल में रुकता है जहाँ पर उसे काफी बुरा ख्वाब आता है जिसमें उसे मैरी शो दिखाई देती है, लेकिन वो उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाता। अगली सुबह होते ही जैमी तैयारियां करने लगता है क्योंकि आज उसकी वाइफ का फ्यूनरल होता है। वो उसे दफना देता है। तभी वो उस बूढ़े आदमी की पागल बीवी से मिलता है जो कि उसे कह रही होती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी बीवी को किसने मारा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बची रहे तो तुम्हारे घर जो पपेट आया है उसे दफना दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैमी उस बूढ़ी औरत की बातों को काफी सीरियस लेता है और ग्रेवयार्ड में जाकर बिली की कब्र यानी ग्रेव ढूंढने लगता है। फिर वो उस पपेट को उसी ग्रेव में दफना देता है जो कि किसी बिली नाम के लड़के की हुआ करती थी और हो सकता है उसी से इंस्पायर होकर ये बिली नाम का पपेट बनाया गया हो। अब जैमी जब उसको दफनाकर दोबारा अपनी गाड़ी में आता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे बिली आसपास ही है और वो ग्रेव से दोबारा बाहर आ गया है। लेकिन जैमी वापस अपने घर आ जाता है। जैमी जब नहाकर बाहर आता है तो उसके सामने वही पपेट होता है जिसे देख के वो काफी डर जाता है और उसे अब कंफर्म हो चुका था कि जरूर इस पपेट में कोई ना कोई मसला जरूर है और ये स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर नजर आता है जो उसे कहता है कि जैमी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम अलाउ नहीं हो कि घर की किसी भी चीज को छेड़ सको क्योंकि हमें सब चीजों को देखना होता है और तुम्हें बाहर जाना भी अलाउ नहीं है वरना सबका सस्पेक्ट तुम पर जाएगा। तो जैमी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे इस पपेट से कोई लेना देना नहीं, बस हमें इसे दफनाना होगा वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अच्छा, यानी फिर से तुम्हारा प्लान बन रहा है इस पपेट को दफनाने का, तो मैं इसे अपने साथ ही ले जाता हूँ। जैमी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो इसी इंतजार में होता है कि कब पुलिस ऑफिसर अपने घर से बाहर जाए और वो वहाँ से पपेट ले आए। जैमी अब ऐसा ही करता है और पपेट को अपने साथ ले आता है। वो सीधा उसे कॉफिन मेकर के पास जाता है, यानी वही बूढ़ा आदमी, और उससे कहता है कि प्लीज आप मुझे बताएं ये सब क्या हो रहा है, बिली और मैरी शो का आपस में क्या कनेक्शन है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैरी शो एक पपेट वोकलिस्ट थी। एक दिन वो बहुत बड़ा शो कर रही थी जिसमें काफी ज्यादा ऑडियंस थी जो उसे अप्रिशिएट भी किया करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा था जिसने मैरी शो से कहा कि मैंने देख लिया है आप ये पपेट की आवाज निकाल रही हैं, पपेट खुद नहीं बोल सकता। जिस बात का मैरी शो को बहुत गुस्सा आया और ऐसे लगने लगा जैसे वो उस बच्चे को मार ही डालेगी। और वाकई कुछ दिन बाद ही वो बच्चा गायब हो गया, वो कहीं न मिल पाया। तो उस बच्चे के घर वालों ने मैरी शो की जुबान काट दी कि ये बोल ही ना पाए। अब अगर मैं तुम्हें मैरी शो की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो मैरी की कोई औलाद नहीं थी, यानी उसका कोई चाइल्ड नहीं था। वो पपेट्स के साथ ही रहा करती थी जो कि 100 थे, यानी पूरे 100 पपेट्स। उसने ये कहा हुआ था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा भी पपेट बना दिया जाए और मेरे बाकी 100 पपेट्स के साथ मुझे दफना दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। लेकिन अब जो कोई भी उसकी स्टोरी से जुड़ जाता है वो उसको मार डालती है। उसकी सोल यहीं कहीं घूम रही है। जैमी को कुछ समझ नहीं आता। वो कंफ्यूजन में उसी थिएटर जाता है जहाँ पर मैरी शो अपना पपेट शो किया करती थी। वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसी बच्चे की होती है जिसने मैरी शो को कहा था कि आप पपेट की आवाज निकालती हैं। उसे पता चलता है कि जैमी उसी बच्चे की फैमिली से है, उसी की जनरेशन से बिलोंग करता है। तो वो समझ जाता है कि मैरी शो मेरे पीछे क्यों पड़ी है और हो सकता है वो पपेट उसी ने हमारे घर भेजा हो और मेरी बीवी को मरवा दिया हो। वो काफी डर जाता है। दूसरी तरफ
हमें ये दिखाया जाता है कि उस कॉफिन मेकर की पागल बीवी उसी बिली पपेट से बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड उसे देख लेता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, अब बिली यहाँ नहीं रहेगा, मैं खुद इसे दफना कर आता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मैरी शो की सोल आ जाती है और वो उस बेचारे बूढ़े आदमी की जुबान काट देती है। दूसरी तरफ जैमी काफी परेशान होता है और अपने फादर के पास जाने का प्लान करता है कि शायद उसे उनसे उस बच्चे के बारे में कुछ पता चल सके। वो जाकर अपने फादर से पूछता है तो उसके फादर कहती है कि हाँ, हम उसी के जनरेशन से हैं और हमारे एंसेस्टर्स ने मैरी शो की जुबान काट दी थी, जिस चीज का बदला लेने के लिए वो हमारी पूरी फैमिली को मार डालेगी। वो जैसे अपने फादर के घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे और पपेट पिग तुमने दोबारा चुरा लिया, चलो मेरे साथ। लेकिन इससे पहले ही जैमी को एक कॉल रिसीव होती है जो कि उसी बूढ़े आदमी यानी कॉफिन मेकर की होती है। कितनी अजीब बात है ना, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो मैरी शो ने उसकी जुबान काट के उसे मार दिया था। तो अब ये कॉल कौन कर रहा था? ऑब्वियसली वो बूढ़ा आदमी तो नहीं, लेकिन इस बात का पता जैमी को नहीं होता। कॉल पर जो कोई भी होता है वो बूढ़े आदमी की आवाज निकालता है और जैमी से कहता है कि थिएटर आ जाओ, वहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी वाइफ को किसने मारा। अब जैमी उस पुलिस ऑफिसर को पुश करके उस थिएटर की तरफ जाने लगता है। पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वहाँ पर उन्हें एक अलमारी नजर आती है, एक शो केस की तरह, जिसमें 100 पपेट्स होते हैं डिफरेंट तरह के। तभी उनके सामने जोकर जैसा दिखने वाला एक पपेट आता है। वो कहता है कि हमने तुम्हारी वाइफ को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा बेबी होने वाला था। तुम लोग उसी बच्चे की जनरेशन से जुड़े हो जिसने मैरी शो के साथ बदतमीजी की थी, तो हमने उस बेबी को आने से पहले ही मार दिया। ये सुन के जैमी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ पे पड़े सारे पपेट्स को आग लगा देता है। पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ मिल जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि पपेट्स बात कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मैरी शो की सोल आती है और वो उस पुलिस ऑफिसर की जुबान काट कर उसे भी मार देती है। जैमी इस बात से खुश हो जाता है कि मैंने सारे पपेट्स को तो चला दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसके माइंड में क्लिक होता है कि नहीं, बिली तो अभी भी जिंदा है। वो फौरन से उस बूढ़े आदमी के पास जाता है तो देखता है कि उसकी पागल बीवी ने उसे अपनी गोद में लिटाया हुआ है। क्योंकि वो मर चुका होता है तो वो बूढ़ी औरत काफी सैड होती है। जैमी उससे बात करता है और पूछता है कि क्या आपने पपेट को देखा है? तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारे फादर ले गए उसे। जैमी फौरन से अपने फादर के घर जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसके फादर तो काफी टाइम पहले मारे जा चुके हैं और उनकी डेड बॉडी जो बात कर रही थी उसकी मिमिक्री भी वही मैरी शो कर रही थी। तभी वहाँ पर मैरी शो भी आ जाती है, लेकिन जैमी फौरन से बिली पपेट को उठाता है और आग में फेंक देता है। जैसे ही बिली जलने लगता है तो मैरी शो को कुछ होने लगता है और वो खिड़की तोड़कर बाहर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो औरत आती है जो कि जैमी के फादर की सेकंड वाइफ होती है। वो शुरू से ही हमें इविल जैसी लग रही थी और उसका फेस मैरी शो में बदलने लगता है। और ये कोई और नहीं बल्कि मैरी शो का ही पपेट थी जिसको बनाना उसका ख्वाब था। जैमी उसे देख के चिल्लाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि अब मुझे भी मार डालेगी, क्योंकि वो उस जनरेशन का आखिरी आदमी बचा था। मैरी शो अब बात करने लगती है और वो जैमी से कहती है कि तुम्हारी फैमिली के ही बच्चे ने कहा था कि पपेट्स नहीं बोल सकते और मैं बेकार हूँ, तो अब मुझे बताओ मैं बात कर रही हूँ ना। इसी के साथ वो आगे बढ़ती है और जैमी की जुबान भी काट डालती है। वो उसे काफी बुरे तरीके से मार डालती है और यहाँ पर उस फैमिली की कहानी खत्म हो जाती है। मैरी शो अपना बदला ले चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है।